Hello, hello, hello. Good evening, good evening, good evening, good evening to all of you. How are you, my little army? कैसे हैं आप सभी? ओके, गुड, फाइन, फाइन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. खुशी, गुड इवनिंग. तनवीर, फाइन. सानिया, रितिका, खुशी, लुबना, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, लुबना. रितिका, मैं अच्छा हूँ. आप कैसे हैं? मैं बढ़िया. मैं बढ़िया हूँ, आप लोगों के सामने हूँ. देख सकते हैं मुझे. खुश हूँ आप लोगों को पढ़ाते हुए. बेटा, ये आप जानते ही हैं, हमारा एक बैच चल रहा है जिस बैच का नाम है टॉपर्स बैच. ठीक है. ये हमारा है टॉपर्स बैच, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. क्लास 10th मैथ्स के लिए. देखेंगे जरा क्या है. बेटा, कल हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार थोड़ा सा पहले रिकैप करूंगा, रिवाइज करवाऊंगा कल वाला. उसके बाद आपको आगे वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा. ठीक है. तो बताओ मुझे सबसे पहले हमने कल क्या क्या पढ़ा था. एक बार रिवाइज करा देता हूँ. आप बोलोगे सर हमने पढ़ा था कल क्वाड्रेटिक चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर. ठीक है. जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर उन्हें देखनी है तो आप सबसे पहले कल वाली वीडियो जाकर देख लीजिए. और जो ऐप वाले बच्चे हैं उनको सारी की सारी क्लासेस हमारी एक्सेस हो रही होंगी. ठीक है. लाइव क्लास उस पर आपको मिल जाती है रिकॉर्डेड फॉर्म में. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा, हमने सबसे पहले देखी थी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता. बी और सी में भी जीरो. या फिर ये बोलो कि जो ए बी सी होते हैं वो तीनों के तीनों रियल नंबर होते हैं. ठीक है. बताइए बेटा, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो. बेटा, वॉइस आ तो रही है. हेलो. लुबना बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही क्या. बेटा, आपको भी वॉइस नहीं आ रही क्या? ओके. चलो. ये मैंने आपको केवल कल वाला बताया. कल इसके बाद हमने क्या पढ़ा था. इसके बाद हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान हमने करी थी, आइडेंटिफाई किया था. आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी और कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी. ठीक है. तो इसकी पहचान की थी हमने कल. अब बताओ. आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे और कुछ मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे क्वेश्चंस करने के लिए. जैसे एग्जाम्पल्स में आप देखोगे 2x² प्लस 9 इक्वल्स टू 0. ये भी क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. हो सकता है केवल x² ही लिखा हुआ हो, ये भी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. 3x² प्लस 2x माइनस 9, बेटा ये भी क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? तो आपका जवाब होगा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, और यहाँ पर डिग्री 2 नहीं है. ठीक है बेटा. उसके बाद मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ग्राफ कैसा होता है बेटा, पैराबोला शेप का होता है. और पैराबोला भी कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का. एक होता है ओपन अपवर्ड और एक होता है ओपन डाउनवर्ड. ठीक है. यू से बताया था, यू से याद रखोगे आप कैसा होगा, ये ओपन अपवर्ड होगा क्योंकि ऊपर से ओपन है. और यू फॉर्म में इसका मतलब अपवर्ड होगा.
याद रखने की पहचान, ठीक है। और ये कैसा है, पैराबोला। और ये कैसा है बेटा, जब आपको एक याद रहेगा दूसरा क्या होगा, डाउनवर्ड ही होगा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड। ये भी कैसा है, ओपन है, और डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है बेटा। ये डाउनवर्ड तब बनता है जब ए की वैल्यू लेस देन होती है 0 से, यानी कि इसमें जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। इसमें जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इतना हमने कल की क्लास में पढ़ा था। देन उसके बाद कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे। बताइए क्या बेटा इतना काम हमने किया था कल? इतना ही काम किया था हमने बेटा कल? चलिए बेटा, आज देखो जरा क्या करेंगे हम आगे। चलिए देखो, आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। ये है एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम कल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लास्ट वाली वीडियो में जाइए और वहां से आप चेक कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 1 और सारा का सारा बेसिक्स वहां पर मिल जाएगा पूरे चैप्टर का, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप कैसे करेंगे, ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं। बेटा बहुत आसान से क्वेश्चन है और 4 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। पहले इतना देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, इसलिए क्लास में लास्ट तक बैठिएगा। लास्ट में जाकर हम फिर से कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कुछ इक्वेशंस को लिखना है। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, आपको सोल्व नहीं करना। क्या लिखा हुआ है, नंबर 1, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स। बेटा लेंथ क्या दे रखी है आपके पास, और वो भी मीटर्स में है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, 1 क्या है, ज्यादा है, किससे, ट्वाइस से, और कौन सी से, ब्रेथ से। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पोल। हमें जरूरत है लेंथ और ब्रेथ निकालने की इस प्लॉट के, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अगर और डिटेल में दिखाऊं तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पर अगर आपने, सीबीएसई मांगता है हमसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी का मतलब है आप अगर क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत आराम से कर लेंगे। और हमारे साथ करेंगे, हम आपको कराएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड की सारी प्रैक्टिस, सारे के सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, सारे के सारे केस स्टडीज की प्रैक्टिस, जो आपको एग्जाम में 100/100 मार्क्स लाने से नहीं रोक सकती, ठीक है बेटा। चलो क्या है बेटा, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, देखो ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया। अब देखो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए क्या बोला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। बेटा ये क्या है, हमारे पास एरिया है, तो एरिया को तो हम बाद में देखेंगे। एरिया क्या बोलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ। चलो लेंथ और ब्रेथ के लिए देखेंगे, क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बेटा ये चीज और याद रख लेना आगे के लिए भी, जहां पर भी ट्वाइस यूज होगा इसका मतलब है 2 टाइम्स, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई होगी। जहां पर भी थ्राइस मिलेगा आपको, वहां पर क्या होगा, 3 टाइम्स, यानी कि आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो देखो वो कह रहा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है मेरे पास, अगर मैं मानूं मेरे पास ये ब्रेथ है x, ठीक है, तो लेंथ क्या होगी, आप बोलोगे सर लेंथ तो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ के बराबर है, ये रहा ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और क्या है, मोर देन कितना है, 1 है, और ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा भी है। तो ये वैल्यू अगर x है जिसको हम क्या कहते हैं ब्रेथ, तो लेंथ कितनी होगी 2x + 1 होगी या नहीं। क्लियर हुआ, ठीक है बेटा, बताइए सर क्लियर है। ठीक है, देखेंगे जरा यहां से इसके बाद आप बताइए, लिख लीजिए यहां पर लेट ब्रेथ BREATH, लेट ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, वो कितनी मान ली मैंने, x मान ली। तो बताइए लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इस प्लॉट के लिए जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, आप बोलोगे सर 2x + 1 होगी। इस b को उठाकर मैं यहां से रख देता हूं इधर, क्योंकि ये भी तो ब्रेथ ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास ब्रेथ x है और ये क्या है मेरे पास लेंथ है। बताओ एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया कितना गिवन है 528 मीटर्स, ये हो गया 528। लेंथ कितनी है आपके पास 2x + 1 है, ब्रेथ कितनी है आपके पास x है, बस दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे वही हमारी इक्वेशन बन जाएगी। x की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2x², x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा x। तो यहां से 2x² + x, ये 528 माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा यहां से 528 = 0। और बेटा यही क्या है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि आपसे केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई है। मुझे ये बता दो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी क्लियर कर दूंगा। क्लियर है तो लिख के छोड़ दीजिए। ओके, वेरी गुड। बेटा फिलहाल मैं अभी एनसीईआरटी आपको करा रहा हूँ, लेकिन आपको जैसे हमारा पढ़ाने का तरीका पता ही होगा, फिलहाल एनसीईआरटी करेंगे हम बहुत जल्दी से, उसके बाद हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यूज, उसके बाद करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के, ठीक है। जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी रिसर्च होती है पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, पुराने केस, पुरानी जितने भी मटेरियल सीबीएसई ने आज तक बनाया है या दिया है या जितने क्वेश्चंस पूछता है उन सब पर हमारी रिसर्च होती है। रिसर्च करने के बाद आपके लिए क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, ठीक है बेटा, तभी हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हैं। आप देखेंगे हमारे बच्चों ने 2024 डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, और आगे भी होप सो आप में से कोई एक बच्चा जरूर होगा जो डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा, ठीक है बेटा। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे जरा। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. प्रोडक्ट है हमारे पास दो कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की, जो कितनी है 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो बताओ इंटीजर्स को फाइंड करना है, कैसे करेंगे, इंटीजर्स को कैसे फाइंड करेंगे। 1 मिनट का टाइम है, सोचो जरा, या मुझे कमेंट करके बताइए जरा एक बार, आप कमेंट में मुझे बता दीजिए एक बार कि सर दो इंटीजर्स क्या क्या लेने हैं हमें, दो कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आप क्या क्या लेंगे। बताओ मेरे भाई।
तनवीर का जवाब है x और x+1। वेरी गुड। सानिया x+1। खुशी x+1। चलो थोड़ा सा बेसिक बताता हूं पहले। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है बेटा लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। ठीक है, लगातार का मतलब क्या होगा? जो पास पास वाले दोनों नंबर होते हैं, जो एक के बाद दूसरा आता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं आप? लगातार कहते हैं, कॉन्जुगेटिव कहते हैं। अब हमें क्या चाहिए बेटा? इंटीजर्स। तो अब बताओ, इंटीजर्स तो क्या होते हैं? जो फिक्स नंबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं आप? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मेरे पास एक नंबर 5 हुआ तो दूसरा क्या होना चाहिए? 6। तभी आप बोलोगे ये क्या होंगे? कॉन्जुगेटिव। अगर ऐसे हुआ एक नंबर 5 और उसके बाद नंबर लिखा हुआ है 7, तो बेटा ये वाले नंबर कॉन्जुगेटिव नहीं होंगे। क्लियर हुआ? अब देखो जरा यहां से पूछे क्या क्या जाते हैं आपसे। आपसे बेटा ये चीजें पूछी जाती हैं कुछ इस तरह से। अगर आपसे कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स पूछे गए हैं, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, तो आप लिखेंगे x और x+1। सबसे आसान तो यही है। कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं मुझे x नहीं मानना। बेटा x नहीं मान रहे, आपकी मर्जी है। आप मान लो 5x+1। क्या मान लो? 5x+1 आप मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं। अगर आपने मान लिया 5x+1, तो बेटा आपको इसके जस्ट बाद वाला ही लेना पड़ेगा। और दूसरा क्या लोगे फिर आप जस्ट बाद वाला? वो आप बोलोगे सर 5x में अभी तक एक जोड़ा था, अब जब एक और एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x+2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो दो कॉन्जुगेटिव नंबर होंगे वो आप ये लेकर चलोगे। सही हुआ? तो ये रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है कि कॉन्जुगेटिव क्या होते हैं। दो लगातार वाले नंबर, आपकी मर्जी है, आप x+1 भी ले सकते हैं। किसी का मन कर रहा है नहीं सर मैं 5x+1 लूंगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 5x+2 हो जाएगा, उसके जस्ट बाद वाला। वैसे ही कोई बच्चा यहां से ये बोल सकता है सर मैं तो ये लूंगा, एक लूंगा x-1। ठीक है भाई, तो आगे वाला क्या हो जाएगा? x-1 में जब एक आगे एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो ये हो जाएगा x-1+1। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? केवल x हो जाएगा। ठीक है, तो ये रट्टा नहीं मारना, आप कुछ भी ले सकते हैं। y+1 भी ले सकते हैं। ठीक है, x-4 y-4 भी ले सकते हैं, जो आपका मन करेगा आप वो ले सकते हैं। ठीक है बेटा, सही है। वैसे ही अब देखो जरा, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स की बात करी, अब यहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपसे? कॉन्जुगेटिव ओड इंटीजर्स। क्या पूछा जाएगा? कॉन्जुगेटिव ओड इंटीजर्स। अब मुझे बता दो आप ओड इंटीजर्स को क्या क्या लेट करोगे? बताइए, कॉन्जुगेटिव ओड इंटीजर्स क्या क्या होंगे? मैं देख लेता हूं आप लोग कमेंट, ओड इंटीजर्स क्या क्या होंगे बता दीजिए मेरे भाई। बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा ओड इंटीजर्स का, इवन इंटीजर्स का, इवन प्राइम नंबर्स का, को प्राइम नंबर्स का। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप पेपर में कैसे सोल्व करेंगे? किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया? चलो बेटा मैं ही बता देता हूं। बेटा ओड इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर ओड इंटीजर्स क्या होते हैं? ये मैंने आपको बेसिक वीडियो में बता रखा है। ठीक है, आप जाकर चेक कर सकते हैं बेसिक वीडियो, वर्ल्ड ऑफ नंबर्स मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पूरा का पूरा। 30 मिनट की एक वीडियो है जिसमें आपको पूरे मैथ्स के सारे नंबर्स आपको एक्सप्लेन मिल जाएंगे। तो ओड क्या क्या होते हैं बेटा? ओड होते हैं सर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो वो क्या क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये ओड है। लेकिन आपको ओड में एक चीज पता होगी, सर कितने का डिफरेंस होता है? 2 का। कितने का डिफरेंस है? 2 का। कितने का डिफरेंस है? 2 का।
यानी कि सर जो दो कॉन्जुकेटिव वाले नंबर होंगे ओड, उनमें कितने का डिफरेंस होगा? 2 का डिफरेंस होगा। बेटा केवल इंटीजर्स हैं तो कितने का डिफरेंस होता है? 1 का। लेकिन अगर ओड इंटीजर्स हैं तो कितने का डिफरेंस होगा? 2 का। तो बताओ नंबर क्या क्या लेट किए जाएंगे? तो आपका जवाब होगा सर, आप अगर एक एक्स मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 लिया जाएगा। समझ में आया? क्योंकि दो दो का डिफरेंस होगा। ठीक। आप आपकी मर्जी है, आप एक्स एक्स प्लस 2 ले सकते हैं। आपका मन कर रहा है नहीं सर मैं तो कुछ और लूंगा, ले लो बेटा। एक लिया मैंने एक्स माइनस 4, तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा? 2 का डिफरेंस बस केवल। तो वो कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस 6। ठीक है, याद रखना हमेशा 2 का डिफरेंस रहेगा। वैसे ही आपसे अगर पूछ लिया जाए कॉन्जुकेटिव इवन इंटीजर, कॉन्जुकेटिव इवन इंटीजर्स, तो बताओ बेटा इवन क्या होंगे? बेटा इवन इंटीजर्स क्या होंगे? x प्लस 3 एक्स प्लस 5। हाँ हो सकता है बेटा। बेटा जो यूट्यूब पर है वो भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो देखो बेटा इवन क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। इवन होते हैं आपके पास 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो बेटा यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, और यहाँ भी 2 का। तो बेटा यहाँ पर भी 2 का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी आप जो दो नंबर मानेंगे आप सेम ही मान सकते हैं। क्या क्या हो जाएंगे मेरे पास? नंबर एक एक्स होगा, तो दूसरा क्या लिया जाएगा? एक्स प्लस 2 लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आकर कुछ चीजें जो कुछ टीचर्स लोग हैं वो आपको कुछ ऐसे पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं कि सर जब इवन है तो आपको बोल दिया जाता है आप x और x प्लस 2 लो। जब ओड होता है तो आपसे बोल दिया जाता है आप लेंगे x प्लस 1 और x प्लस 3। कि इवन नंबर है तो इवन वाले ऐड कर लो, ओड नंबर है तो ओड वाले ऐड कर लो। लेकिन मैं ये कहता हूं बेटा आप दोनों ना मानकर दोनों की जगह पर आप सिंपल एक ही वर्ड यूज करें, x और x प्लस 2। दोनों से आपका आंसर सही आएगा, आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो दो चीज याद न रख के केवल एक चीज याद रखना है, जब भी इवन कॉन्जुगेटिव की बात करें या ओड ओड कॉन्जुगेटिव की बात करें तो आप हमेशा x और x प्लस 2 लेकर चलेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो अगर क्लियर है आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप मान लोगे लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। एक मान लिया x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 होगा। कैसे? वो हमने अभी मान के बताया आपको। ठीक है। क्या बोल रखा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करनी है किसकी? दोनों कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की। यानी कि एक x है और दूसरा x प्लस 1 है, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है आपके पास? 306 आता है। बस x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 306 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 306 इधर आएगा माइनस में, तो 306 इक्वल्स टू 0। तो बेटा यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस बेसिक को याद रखना, ये आगे भी यूज होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में।
जो क्वेश्चन में बोलेगा हमें केवल वही काम करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा तो प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करने के लिए बोलेगा स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करने के लिए बोलेगा तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे। बेटा ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर नहीं है क्या? बच्चे मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है क्या? बेटा रितिका आपको क्लियर क्यों नहीं है? बाकी सारे बच्चों को तो क्लियर है। बेटा आप अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अपने फोन से। आपके फोन में एक ऑप्शन है सेटिंग का, जब आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो सेटिंग पर जाने के बाद आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करके 360 की जगह 480 पर कर सकते हैं, 720 पर भी कर सकते हैं। वो होता है नेटवर्क इश्यू की वजह से आपको शो नहीं हो रही हो। ठीक है बेटा आगे चलें। बताओ जरा इस क्वेश्चन को सोचो। सोचना है बस केवल आपको। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड ओल्डर देन हिम। रोहन की माता जी 26 साल बड़ी हैं रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, विल बी 360 मीटर, सॉरी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, और हम फाइंड करना चाहते हैं रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। बताइए। थोड़ा सा 1 मिनट सोचिए, उसके बाद मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन। पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगी। ट्राई, एटलीस्ट ट्राई।
चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने एटलीस्ट ट्राई किया। मैं बताता हूँ, देखो लिखने का तरीका क्या होगा, क्योंकि बोर्ड में लिखने के तरीके के नंबर होते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो आप सबसे पहले मानकर चलेंगे लेट रोहन्स एज। तो रोहन्स की जो एज होगी मैंने मान ली वो कितनी है, एक्स है। ठीक है बेटा, अब बताओ रोहन की एज अगर एक्स है तो उनकी माता जी की एज कितनी है, 26 साल पड़ी है। बच्चे गलती करते हैं 26 एक्स लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। 26 गुना नहीं है, 26 क्या है, 26 प्लस करना है आपको, 26 साल पड़ी। तो रोहन्स मदर एज वो कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स प्लस 26। अब बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी एज कितनी है, मन में सोचो, सोचिए आपने अपनी एज मन में। ठीक है, मैं कह रहा हूं अब बताओ, अब से 3 साल बाद आप कितने साल के होंगे। आपने सोच ली होगी, सर मैं अभी 15 साल का हूं, 3 साल बाद 18 साल का हो जाऊंगा। हाँ है ना, कोई 14 साल का होगा, सर 3 साल बाद 17 साल का हो जाऊंगा। लेकिन जब अगर लिखने में बोला जाता है बच्चे से कि एज अगर आपकी आज एक्स है, 3 साल बाद कितनी होगी, तो बच्चे लिखते हैं 3x होगी। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आप में से भी बहुत सारों ने सोचा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं 3 साल बाद की एज क्या होगी, तो आप कुछ लोग बताते हैं सर x+3 होगी। हाँ या ना, ठीक है। तो बेटा इस चीज को आप गलती नहीं करेंगे। मैं जो जो बच्चे गलती करते हैं मैं आपको वो गलती पहले ही बता देता हूं, जिससे कि आप उन गलतियों को अपने एग्जाम में ना दोहराओ। गलती करना, बार बार सेम गलती करना आपके मार्क्स खराब करती है। हम आपको ये सिखाते हैं कि आपको गलती नहीं करनी है, या जहां बच्चा गलती करता है वहां पर मैं आपको आपकी उंगली पकड़कर बता देता हूं, बेटा यहां पर आप गलती कर सकते हैं, आप यहां गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा रिजल्ट बनाने का सबसे बेटर तरीका यही है कि बच्चा कहाँ गलती करता है, आप उसकी गलती को सुधार दो, रिजल्ट अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसी ही हमारी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस, आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर, P2 अकेडमी पर। x+26। अब देखो, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, बेटा 3 साल बाद की अगर मैं बात करूं, तो बताओ जरा एज ऑफ रोहन, रोहन की एज, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं रोहन से एज, दोनों तरीके से आप जो भी लिखना चाहें। तो आप बोलेंगे सर कितना होगा, x+3। एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स की माता जी की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी। आप बोलेंगे सर पहले वाली एज x+26, उसमें कितना प्लस कर देंगे आप, 3 प्लस कर देंगे। तो आपका जवाब होगा सर ये हो जाएगा x+29। फिर देखो फर्स्ट वाली लाइन क्या बोल रखा है, ये वाली लाइन 3 इयर्स नाउ विल बी 360। 360 क्या है, दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज वो बार बार चेंज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बार बार चेंज करेगा, और वो चेंज कैसे करेगा, यहीं पर वो बोल सकता है कि दोनों की एज का सम इतना है, बोल सकता है दोनों की एज का स्क्वायर करके जब आप सम करोगे तब कितना है, दोनों की एज को स्क्वायर करके डिफरेंस निकालोगे तब कितना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बार बार चेंज कर सकता है। क्वेश्चन एक है लेकिन लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या लिखा आपने, x+3 मल्टीप्लाई करेंगे x+29, और आंसर कितना आ जाएगा 360। सोल्व करिए जरा इसे, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 29x। बेटा 3 की मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 87, और इज इक्वल टू सॉरी पहले 3 की मल्टीप्लाई x में करो तो कितना हो जाएगा 3x, फिर 3 की मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 87, और इज इक्वल टू 360।
यहाँ से एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितने हो जाएंगे 32x, और प्लस कितना हो जाएगा 87, और इज इक्वल टू 360। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये प्लस 360 इधर आएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, चलो यहाँ से देखो दोनों को माइनस कर लेंगे, बस वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बचेगी माइनस के, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो 343, 243 माइनस 243 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताइए बेटा क्या ये क्लियर है? बेटा जो YouTube वाले बच्चे हैं उनमें आपका नाम क्या है? होबीब ओटी करके कुछ एक बच्चा है, अगर आप अपना नाम बता देंगे तो फिर मैं आपको आपके नाम से बात करूं आपसे। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बताइए बेटा क्लियर है ये? कहाँ पर बेटा? 3 की मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो 87। बताइए बच्चे क्लियर है? 273, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ 243 नहीं आएगा, 273 आएगा, सही बात है। 243 नहीं आएगा यहाँ पर, 273 आएगा। गुड बेटा गुड। गुड शिवा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जरा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, वो भी कैसी? यूनिफॉर्म स्पीड। पता होगा फिजिक्स में आप पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है बेटा जो कभी चेंज नहीं होती। अगर आप बाइक चला रहे हैं 60 की स्पीड पर, तो आपकी स्पीड अगर 60 ही रहती है हमेशा पूरी जर्नी के दौरान, पूरी जर्नी के टाइम पीरियड में, तो उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, वही स्पीड आपकी क्या हो सकती है? अगर मैं बाइक चला रहा हूँ 60 की स्पीड पर, स्पीड को ना तो ज्यादा कर रहा और ना ही कम कर रहा, तो उस स्पीड को बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हुआ? उसके बाद कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर आप अपनी स्पीड को कम कर दें तो क्या होगा बताओ। बेटा आप एक स्कूल से, सपोज करो आपका एक घर है, ठीक है, और घर से आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपनी स्कूल जा रहे हैं। मैंने मान लिया ये 1 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। इस 1 किलोमीटर के रास्ते को कवर करने के लिए अगर आप जाते हैं अपनी, चलो 1 की जगह इसको 10 मान लीजिए आप, ये 10 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। इस 10 किलोमीटर डिस्टेंस को आप कुछ समय में कवर करते हैं। जब आप अपनी तेज तेज जाते हैं स्कूल, तो आपको पता है टाइम क्या लगता है? कम लगता है। लेकिन जब आप पैदल पैदल जाते हैं, जब आपको मन नहीं होता स्कूल जाने का, ठीक है, जब मन नहीं होता तो सुस्त पैदल पैदल आराम आराम से जा रहे हैं, तो बेटा जब आराम आराम से जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड और टाइम में रिलेशन होता है, दोनों में क्या रिलेशन है उस चीज को आप याद रखेंगे। बेटा स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। इससे क्या मतलब है?
कि अगर आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो बेटा टाइम सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। स्पीड क्या होगी बेटा, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, कैसे बेटा, स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर आप टाइम ज्यादा लोगे, टाइम अगर कम लोगे, ठीक है, टाइम कम लोगे तो स्पीड क्या होगी आपकी ज्यादा। लेकिन अगर आप टाइम ज्यादा लेते हो तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी आपको, कम। देखो, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए या तो आप टाइम ज्यादा लोगे या फिर टाइम कम लोगे। टाइम ज्यादा कब होगा, जब आपकी स्पीड कम होगी। ठीक है, और टाइम कम कब होगा, जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी। चलो, एक फॉर्मूला आप लोग यहां से जानते ही हैं। क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, इट वुड बी हैव 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मैंने वही चीज आपको समझाई कि बेटा जब वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है तो टाइम क्या होंगे, 3 घंटे ज्यादा लेगा। स्पीड कम, टाइम ज्यादा, टाइम कम, स्पीड ज्यादा। ठीक है, अब देखो, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो आप मान के चलोगे बेटा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। कि जो ट्रेन की स्पीड मानी है वो मैंने कितनी मान ली, यहां से एक्स मैंने लेट कर ली। ठीक है, अब खुद बताओ, स्पीड हमें पता है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। इसको भी मान लो किलोमीटर पर आवर। सही है, अब मुझे बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम। तो आपका जवाब होगा सर, टाइम का फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर रखो, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है हमारे पास, x। तो ये क्या लगेगा आपके पास, टोटल टाइम लगेगा। बताओ, या फिर आप इस टोटल टाइम की जगह इनिशियल टाइम लिख लीजिए इसे। टोटल टाइम से अच्छा होगा इनिशियल टाइम, ये पहले वाला टाइम है। इनिशियल टाइम, ठीक है, ये इनिशियल टाइम। नाउ अब देखो जरा, व्हेन वी स्पीड, व्हेन वी लेस स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, देन न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड क्या होगी, तो पहले वाली स्पीड से कम हो जाएगी। पहले वाली स्पीड कितनी है मेरे पास, x है, तो बाद वाली कितनी हो जाएगी, x में से 8 कम कर लेंगे और ये हो जाएगी किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। सही है, अब निकालेंगे हम न्यू टाइम या फाइनल टाइम। न्यू टाइम, तो बेटा जो न्यू टाइम लगेगा इस बार वो भी सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा। सर डिस्टेंस तो सेम ही रहनी है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या लगेगा आपके पास, न्यू वाला टाइम, न्यू वाली स्पीड, न्यू वाली स्पीड। वो क्या है सर, देखो डिस्टेंस तो सेम ही है 480 किलोमीटर, टाइम जो स्पीड है वो कितनी है आपके पास, बाद वाली x माइनस 8 है। दोनों को सोल्व कर लो तो ये आपके पास हो जाएगा न्यू टाइम। बेटा बोल रखा है दोनों टाइम के बीच में कितने टाइम पीरियड का डिफरेंस है,
3 घंटे का, 3 घंटे का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इसका मतलब अगर आप देखते हैं जो टाइम है, टोटल टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस वो किसके बराबर होगा? टाइम डिफरेंस किसके बराबर होगा बेटा? जो टाइम ज्यादा होगा उसमें से पहले वाले टाइम को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ यहां पर जो होगा न्यू टाइम माइनस करेंगे इनिशियल टाइम, न्यू टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दोनों को माइनस कर लो। ठीक है, और टाइम डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे? 3 घंटे ज्यादा लेते हैं, इसका मतलब 3 आवर। ठीक, 3 आवर इज इक्वल टू न्यू टाइम कितना है आपके पास? 480 डिवाइड बाय एक्स माइनस 8, माइनस करेंगे इनिशियल टाइम कितना है आपके पास? 480 डिवाइडेड बाय एक्स। पहले मुझे इतना बता दो, क्या इतना क्लियर है? एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या इतना क्लियर है। ओके गुड। आगे देखो बेटा, इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करोगे बस। अब लास्ट में तो आपको केवल इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे आप इस तरीके से, इनको हटाकर मैं रख देता हूं साइड में। चलो, यहां के बाद बेटा मैं इधर सोल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। ये रहा 3 इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है देखो, दोनों में क्या लेंगे हम? एलसीएम भी लूंगा और साथ में 480 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से ले लिया मैंने कॉमन। 480 दोनों में से कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1/x-8, बीच में कैसा है साइन माइनस है, 1/ कितना हो जाएगा x। सही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा 3 से ये डिवाइड भी हो रहा है 160 टाइम्स, तो ये बचेगा 1 इज इक्वल टू 160। यहां लेंगे आप दोनों का एलसीएम, x-8 दोनों की मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x-8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x-8। ठीक है बेटा, 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 160, यहाँ x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 8। बेटा x के x में मल्टीप्लाई करूंगा तो x², x की मल्टीप्लाई -8 में करूंगा तो -8x। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से एक प्लस का x माइनस का x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 160 इंटू ऊपर कितना बच रहा है 8, नीचे कितना बच रहा है ये x² माइनस 8x। बेटा 1 मान के क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x इक्वल टू, ठीक है, और 16 8 जा करोगे आप तो हो जाएगा 14400, 1440। सॉरी, तो ये हो जाएगा 16×8 128, तो ये हो जाएगा 1280। x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0 इज द करेक्ट आंसर।
बेटा स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? ठीक है बच्चे, ये थे आपके आज एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो कि मैंने कंप्लीट कराई थी। कुछ क्वेश्चन हमने कल करे थे और कुछ क्वेश्चन हमने आज करे। ठीक है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, हंसते खेलते आप लोग सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास के अंदर। ठीक है, कल करेंगे हम एक नया टॉपिक, कल नहीं आज स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट आज ही करेंगे, कल बाद में करेंगे, पहले आज स्टार्ट करेंगे, कल नहीं। आज ही करते हैं बेटा स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं बेटा? सॉल्यूशन का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू को निकालना ही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये चीज आपने कर रखी है, क्या क्या कर रखी है बेटा? मैं पहले आपको बता देता हूँ मेथड हम कितने पढ़ेंगे यहाँ पर एक्स की वैल्यू के सोल्व करने के मेथड। बेटा पहला मेथड होगा फैक्टराइजेशन मेथड, पहला क्या होगा? फैक्टराइजेशन मेथड होगा। कमेंट करके बताओ किस किसने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रखा है, किस किस को आता है सोल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा दूसरा हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और बेटा थर्ड हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य रूल। ये पुरानी बुक्स में होता था जो एनसीईआरटी फॉलो नहीं करती थी, नाम दोनों सेम ही है। श्रीधराचार्य को ही क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों कहते हैं? ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है श्रीधराचार्य, इसी के बेस पर बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बताओ क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो तो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड बताइए, आप सभी को आता है? चलो देखो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड के क्या क्या रूल होते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक फॉर्मूला आपको पता होगा a प्लस एक्स, या a प्लस एक्स की जगह इसे x प्लस ए लिखो, x प्लस ए और x प्लस बी, याद है? कमेंट में फेंक के मारो जरा, इस फॉर्मूले को कमेंट में फेंक के मारो, क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर क्या होगा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस कितना हो जाएगा? ए बी।
कुछ नहीं है फैक्टराइजेशन, यहीं से बता रहा हूँ आपको क्या है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपको यहां से पता चल रहा है कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो फैक्टर की मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है तो आपके पास कुछ ऐसे नंबर होने चाहिए जिनकी आप मल्टीप्लाई कर पाएं या जिनको आप प्लस कर पाएं। हाँ या ना? कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है आपको जिनके आप फैक्टर कर पाएं, एक ए निकाल पाएं और एक बी निकाल पाएं। यहां पर जो लिखना है दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है और यहां वाला जो नंबर होगा उसको दोनों को प्लस करके लिखना है। सही है? देखो जरा एक एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूं। जैसे अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास आ गया 5x और प्लस कितना आ गया 6, और बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे यहां से, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं। बेटा 6 है, लास्ट वाले नंबर को आपको दो नंबर की फॉर्म में ब्रेक करना है। वो क्या क्या हो सकते हैं वो आपको क्वेश्चन देखकर पता चलेगा कि दोनों की यहाँ पर जो 6 को लिखना है वो क्या लिखना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है 3 इंटू 2। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, प्लस की फॉर्म में लिखना है 3 + 2 इंटू एक्स एज इट इज, और बेटा ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेंगी। क्या आपने कर दिया? आप बोलोगे सर हाँ जी हमने कर दिया। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 5 को क्या लिख सकते हैं 3 + 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज। और आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये रहा, इसको क्या लिखते हैं x + a, और a की जगह पर क्या है यहाँ 3, x + b और b की जगह पर कितना है 2, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। जब दोनों वैल्यूज 0 के बराबर होती हैं तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब या तो दोनों नंबर एक साथ 0 हो, या फिर पहला वाला 0 हो, या फिर दूसरा वाला 0 हो। तो हम मान के चलेंगे बेटा यहाँ से कि एक तो x + 3 0 के बराबर है, या फिर x + 2 0 के बराबर है। तो जब x + 3 0 के बराबर होगा देन x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी -3, एंड जब x + 2 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -2। बेटा यही है दोनों x की वैल्यू। मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन किसके बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यही क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। बताइए क्या आपको सिंपल वाले फैक्टर करने आते हैं? क्या आपको ये सिंपल फैक्टर करने आते हैं? हाँ मुझे पता है ये मैक्सिमम बच्चों को आते हैं करने, लेकिन कल मैं पहले आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा फैक्टर्स करने की। ठीक है, पहले हम करेंगे नॉर्मल वाले फैक्टर, देन अपने फैक्टर्स को लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। जितने तरह के फैक्टर्स आज तक बने हैं या जितने बोर्ड पूछ सकता है, वो चाहे रेशनल नंबर के हो चाहे इरेशनल नंबर के हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, मैं पहले आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, देन आपको आगे की क्लास कंटिन्यू करूंगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए बेटा बाय बाय। ठीक है बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। और बेटा जिस बच्चे ने बैच